अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी का यूनिट 3 ड्रग्स यूज्ड इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम देखेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्या होती हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स। बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन द लर्नर्स विल बी एबल टू रिव्यू डिजीज प्रोसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, discuss the role of insulin in metabolic process, discuss different types of anti-diabetic agents with their mode of action, side effects and care, list the principles of therapy for all anti-diabetic agents, state reasons for combination of insulin and oral hypoglycemic agents। तो डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन का एरर है। तो आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है, डायबिटीज़ मेलाइटस कॉमनली नॉन एज डायबिटीज़, इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का ग्रुप है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जिसको कैरेक्टराइज किया गया है कि अगर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर इंसुलिन प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ को क्लासिफाई किया गया है टाइप 1 IDDM। IDDM का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और टाइप 2 जिसको हम कहते हैं NIDDM नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। डिजीज़ प्रोसेस क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का? सबसे पहले क्या होता है कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, मतलब इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो रही, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि जब डायबिटीज़ होती है, ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है, उसके नतीजे में साइन सिम्टम आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है यूरिन की प्रोडक्शन का बढ़ जाना। साथ ही होता है पॉलीडिप्सिया, मतलब कि थर्स्ट सेंटर काम करता है, स्टिमुलेट होता है, वो भी बढ़ जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, जो न्यूट्रिएंट्स आप लेते हो उनकी ब्रेकडाउन होती है, उसके नतीजे में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस यानी कि कीटोन्स बॉडी की फॉर्मेशन होती है एसिडिक इन्वायरमेंट में, और फिर हमारे पास क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम अपेयर हो जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज़ क्या है? मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज इन नॉर्मल पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। नॉर्मली पेनक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ होती है। इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से कॉन्स्टेंटली बीटा सेल से प्रोडक्शन होती है, या तो वो ज़्यादा होगी या तो वो कम होगी। इट्स रिलीज इज ट्रिगर बाय फूड, चीफली फूड कंटेनिंग एब्जॉर्बेबल ग्लूकोज। ये जो है फूड से बढ़ जाती है, जब आप खाना खाते हो तो ये ट्रिगर होती है और ये रिलीज़ होना शुरू होती है चीफली, यानी कि आम तौर पर वो फूड जिसके अंदर ग्लूकोज शामिल होता है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह। अब जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है, अगर वो इस तरीके के फूड लेता है जिसमें ऑलरेडी ग्लूकोज एब्जॉर्बेबल हो, फ्रूट्स वगैरह, ये ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, तो जाहिर सी बात है उनको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। एक्शन ऑफ इंसुलिन क्या होता है? इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑन सेल्स। सेल्स पे क्या होता है कि जब इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इंसुलिन फोर्सेस स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन लिवर एंड मसल्स। जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ती है तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। मतलब हम जो भी ग्लूकोज लेते हैं, जब सिंथेसिस होती है तो इंसुलिन का काम होता है कि जो भी हमने ग्लूकोज लिया उसको लिवर सेल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करें। लोअर लेवल ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है तो लिवर सेल क्या करते हैं? उसी स्टोर हुए हुए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करते हैं ब्लड में, ताकि हमें इंसुलिन मिल जाए। मतलब जब शुगर कम होती है, क्लियर, तो क्या होता है कि जो हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद था, ग्लूकोज कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन में गया था, तो ये रिवर्स प्रोडक्शन हो जाती है। फिर लिवर सेल्स क्या करते हैं? उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारे ब्लड में, ताकि हमें जो है वो जो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हुई थी वो हमें नॉर्मली मिल जाए। ये एक क्लिनिकल एक्शन होता है इंसुलिन का, जो डायरेक्टली यूज़फुल होता है कि ये हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को किस तरह कम कर सकती है डायबिटीज़ में। यानी अगर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी। फिर जब यहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस बढ़ती है तो इंसुलिन क्या करती है? फोर्स फैट सेल टू टेक इन ब्लड लिपिड्स। जो सेल्स होते हैं फैट सेल्स, उनको फोर्स करती है, उनको स्टिमुलेट करती है ताकि वो लिपिड्स जो है वो ब्लड से ले सकें। लिपिड्स जो होता है, ठीक है, जो कि लिपिड्स क्या करते हैं? ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट होते हैं। लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से ये दोबारा रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का हो रहा था।
मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, डाइट प्रॉपर हो, एक्सरसाइज के साथ, और यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकेशन साथ साथ लेनी है। इंसुलिन हम देते हैं इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ में, और ओरल मेडिकेशन, और साथ में पॉसिबल है कि इंसुलिन भी देते हैं तो वो हम टाइप 2 डायबिटीज़ में देते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को तो आप जस्ट इंसुलिन दोगे, और ओरल मेडिकेशन आप कब दोगे, जब पॉसिबली है और प्रोबेबली चांसेस हैं कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब इंसुलिन के जो सोर्सेज होते हैं कि किन किन सोर्स से इंसुलिन बनती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ इंसुलिन क्या होते हैं। बोवाइन इंसुलिन जो कि कैटल से बनती है, पोर्काइन इंसुलिन पिग से बनती है, ये इसका एमसीक्यूज लाजमी आता है। ह्यूमन इंसुलिन लेबॉर्ट्री में क्रिएट होती है। इंसुलिन की प्रोटीन इसके अंदर बढ़ती है, और ये इकोलाई बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन की, वहाँ से लिया जाता है बैक्टीरिया को लेबॉर्ट्री में मैनेज करके सिंथेसिस करके इंसुलिन बनाई जाती है। यूजेस और इसके फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो सबकुटेनियल, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस इसको इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन इंजेक्ट करने के बाद ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन को विद इन 60 to 90 मिनट्स पर पीक पर कर देती है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितने मिनट में पीक पर जाता है आफ्टर इंजेक्टेड इंसुलिन। फिर इंसुलिन की प्रिपरेशंस किस तरीके से होती हैं। इंसुलिन प्रिपरेशंस डिफर विद रेस्पेक्ट टू देयर, मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे कि उसकी सोर्स क्या है, मतलब कि किस चीज़ से वो बनी है। ई कोलाई, पिग या कैटल से बनी है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप जो डोजेज़ वगैरह दे रहे हो वो कितनी दे रहे हो, कितने यूनिट्स आप पेशेंट को दे रहे हो कि इतनी स्ट्रेंथ है। ठीक है। फॉर्मुलेशन क्या है, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि आप सिंगल डोज दे रहे हो या मिलाकर दे रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ह्यूमिलिन एन, ह्यूमिलिन आर 70 और 30 के दरमियान में बैलेंस करके हम दोनों को मिलाकर इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन। वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। डोज कितनी होनी चाहिए, 0.3 यूनिट्स पर केजी नॉर्मल डोज है, और 60 to 20 यूनिट्स डेली हमें देनी चाहिए। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा इंसुलिन देने के बाद, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल कम हो जाएगा, लिपोडिस्ट्रोफी, लिपिड्स की डिस्ट्रोफी हो जाएगी, और कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि सब पेशेंट को हो, किसी किसी को होता है। हमारे पास आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। सल्फोनाइल यूरियाज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ये फर्स्ट आपकी क्लास आती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की। सल्फोनाइल यूरियाज कैटेगराइज में डिवाइडेड हुई है। ये एक कैटेगराइजेशन है ड्रग्स की जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में हम देते हैं। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, ग्लिपेनक्लामाइड, ग्लिक्लाजाइड, क्लिपिजाइड एंड ग्लिम्प्राइड। तो यह आपने याद रखना है, इसको आप 4G से भी याद कर सकते हो। 4G का मतलब है ये 4G आएंगे और S4 यहाँ पर सल्फोनाइल यूरियाज में प्रेजेंट होंगे। बिगोनाइट से इसको बाइगोनाइट्स भी कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आती है जो कि मोस्टली कॉमन यूज़ की जाती है, मेटफॉर्मिन। इसका जनरल नेम भी आपको पता होगा, ग्लूकोफेज आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में आपके पास थर्ड कैटेगरी आती है थायाजोलिडाइन डायोन्स, जिसमें आता है पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन। फिर आता है मैग्लिनेटाइड, जिसमें आता है रिपाग्लिनाइड, नीटाग्लिनाइड। नेक्स्ट आपके पास आते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडोज इनहिबिटर्स, इसमें आता है एकार्बोज। तो एकार्बोज इसका एमसीक्यूज भी 100% लाजमी आता है, जो कि 3 ईयर से रिपीट हो रहा है कि एकार्बोज कौन सी कैटेगरी में आता है, अल्फा ग्लूकोडोज इनहिबिटर में आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हमने एंटी डायबिटिक्स को पढ़ लिया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या आता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन the learners will be able to review the anatomy and physiology of adrenal glands, discuss the action, indication, side effects, contraindication of exogenous corticosteroid, list few commonly used corticosteroids, differentiate between short-term and long-term corticosteroid therapy, discuss the action, indication, side effects and contraindication of exogenous androgen therapy, discuss the consequences of abusing anabolic steroids, identify few names of anabolic steroids, apply nursing process for the clients using corticosteroids and androgens therapy। तो एनाटॉमी सबसे पहले हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इसी के पार्ट से रिलीज होता है, कॉर्टेक्स से। एड्रिनल ग्लैंड को, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि किडनी के टॉप साइड पर प्रेजेंट होता है। ये इसकी एनाटॉमी है, 3 पार्ट होते हैं, कैप्सुलेटेड,
कॉर्टेक्स पार्ट जहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है, और मेड्यूला जहाँ से एड्रिनल ग्लैंड्स एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। फिजियोलॉजी क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की? कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक ऐसा ग्रुप है जहाँ से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के जरिए, मेड्यूला में आता है, इनर जोन से रिलीज होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, कॉर्टेक्स यानी कि आउटर जोन से होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें 3 कैटेगरी आती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है कॉर्टिसोल, जो कि आपके स्ट्रेस पे रिस्पॉन्स करता है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस पर है तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा। फिर आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। ये क्या करता है? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। लास्ट में आपके पास आता है सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस रिलीज होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एजेंट क्या है? सिस्टमिक की बात करें, ओरल एंड आईवी, प्रेडिंसन, मिथाइल प्रेडिंसोलोन जिसको सोलोमेड्रोल भी कहा जाता है, मोस्ट कॉमन है, कॉर्टिसोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये दोनों शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं। तो जो एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं या जिन पर मैंने सर्कल किया वो लाजमी नोट डाउन आपने करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अवेलेबल फॉर इनहेलेशन। इनहेलेशन के लिए क्या होता है? बैक्लोमिथाजोन, डिप्रोपायोनेट, बैक्लोवेंट, ट्राइमिनोकोलोन, एसिटोनाइट, एस्माकोर्ड, ब्रिडनिसाइन, पल्मिकॉर्ड। ब्रिडनिसाइन जो है मोस्ट कॉमन है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट मेनी ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन एयरवे इन्फ्लेमेशन। जितने भी सेल्स इन्फ्लेमेशन में शामिल होते हैं एयरवे इन्फ्लेमेशन में, उसको इनहिबिट करता है। रिड्यूस द नंबर ऑफ मास्ट सेल इन द एयरवे। अगर एयरवे में कोई भी मास्ट सेल प्रेजेंट हो तो उसके नंबर को रिड्यूस करता है क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन पे रिलीज होते हैं। इनहिबिट प्लाज्मा एक्सिडेशन, इसको कम करेगा, और म्यूकस की सिक्रीशन को भी कम करता है। रिड्यूस द अक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एट इन्फ्लेमेटरी साइट एंड इंक्रीज द नंबर इन सर्कुलेशन। अगर कहीं पर इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स का क्राउड हो जाता है, तो ये क्या करेगा? उनके अक्यूमुलेशन को कम करेगा ताकि वो सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते रहें, एक जगह पर अक्यूमुलेट ना हो। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मोनोसाइट्स, बेजोफिल्स, एजिनोफिल्स, ये भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। जब कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो ये साथ साथ रिलीज होते हैं, इनके नंबर को भी कम करेगा ताकि इन्फ्लेमेशन जल्दी ठीक हो सके। फिर हमारे पास आता है कंस्ट्रिक्ट द माइक्रोवेस्कुलर टू रिड्यूस लीकेज ऑफ सेल्स एंड फ्लूइड्स इनटू इन्फ्लेमेटरी साइट्स। माइक्रोवेस्कुलर जो होता है यानी कि जो वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है ताकि वहाँ से लीकेज ना हो सेल्स में, या फ्लूइड की लीकेज ना हो सेल्स में इन्फ्लेमेटरी साइट से, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी साइट से काफ़ी सारे मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन्स और भी अदर जो है वो रिलीज़ होते हैं ताकि उनकी लीकेज को कम कर सकें। रिस्टोर रेस्पॉन्सिवनेस टू बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन, किसके रेस्पॉन्स पे काम करता है? बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन। इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर फॉर बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट पर काम करने वाली मेडिसिन जब रिसेप्टर पर बाइंड होती है तो उसकी एफिनिटी को, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ा देता है। इसका इफेक्ट हमें तकरीबन 1 to 4 आवर्स यानी कि 1 से 4 घंटे में मिलता है जब हम आईवी एडमिनिस्टर कर लेते हैं, और आईवी बोलस दिया जाता है स्टेटस एस्थमेटिक्स फॉर दिस इफेक्ट। आईवी बोलस, बोलस डोज क्या होती है? एक होती है बेजल डोज, एक होती है बोलस डोज। बेजल डोज वो होती है जो कि रेगुलर बेस पे पेशेंट की चल रही होती है। बोलस डोज वो होती है जैसे कि अगर पेशेंट को जो रेगुलर डोज चल रही है उससे हटके हम देते हैं, यानी अगर उसकी सीवियर कंडीशन हो जाती है अचानक से, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, तो उसमें हम बोलस डोज देते हैं, हाईएस्ट डोज देते हैं। जैसे अगर इंसुलिन पेशेंट ले रहा है और उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा और अगर अचानक से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हमने बोलस डोज देनी होती है। हम अपने इंसुलिन के यूनिट्स को बढ़ाकर 4 से 5 यूनिट एक साथ हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बोलस डोज होती है। जो हम डेली डोज से हट कर देते हैं वो हमारे पास कहलाती है बोलस डोज, और ये एस्थमेटिक्स में दी जाती है ताकि इसका इफेक्ट बढ़ जाए। हैजर्ड्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स, यानी कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इंसोम्निया होता है, मूड चेंजेस पे फ़र्क आता है, मैनिक डिप्रेशन में चला जाता है, शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं नफ्सियाती। कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, मायोपैथी हो सकती है स्केलेटल मसल्स की, ऑस्टियोपोरोसिस, डिजेनरेटिव बोन डिजीज, पेप्टिक अल्सर इन स्टमक, फ्लूइड रिटेंशन इन एब्डोमेन और किडनी, हाइपरटेंशन रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, इंक्रीज WBC काउंट। क्लियर? क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एरोसोल स्टेरॉइड्स यूज्ड इन एस्थमा, एस्थमा के लिए दी जाती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी यूज़ की जाती है। एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन सी होती है? एंडोजीनियस सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, बोथ मेन एंड वुमेन दोनों में होते हैं, लेकिन ये वुमेन में कम होते हैं क्योंकि ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को प्रोड्यूस करते हैं। और मसल्स मास यानी कि जो एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, वो लोग जो एथलीट्स होते हैं प्रोटीन लेते हैं, मसल मास को बिल्डअप करते हैं, तो उनमें एनाबॉलिक इफेक्ट ज़्यादा होता है।
Derivatives have been developed with minimize masculinizing effects and maximize anabolic effect। जब आप जैसे प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे हम बलून में ब्लोइंग करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब आप अगर उसमें निडल वगैरह लग जाती है तो वो बर्स्ट हो जाता है। इसी तरीके से मसल्स को बिल्डअप करना प्रोटीन की मदद से, जब आप प्रोटीन लेना छोड़ दोगे, जब आप जिम छोड़ दोगे तो वो मास आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये जब आप लेते हो तो ये मिनिमाइज़ कर देता है आपकी मस्कुलिनाइजिंग, यानी कि ये आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। आपने जब एक दफ़ा प्रोटीन ली, जब आप जिम जा रहे हो तो आपने रेगुलरली तौर पर वो काम करना होता है, मसल्स मास को बिल्डअप करना होता है। अगर आपने छोड़ा तो वो आपकी जो स्किन होती है बिल्कुल ढीली और लटकी हुई और अजीब सी हो जाएगी और आप मज़ीद ओबीस का शिकार हो जाओगे और आपकी बोन्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उनमें उनके जो है सेल्स में इफेक्ट आ सकता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है एंड ऑस्टियोमा हो सकता है और काफ़ी सारे डिजीज़ आपको हो सकती हैं। और ये एनाबॉलिक इफेक्ट को बढ़ाती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मसल्स की बिल्डअप हो रहा है। मेडिकल यूज़ क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है और आरबीसीज की प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है। हाइपोगोनेडिज्म यानी कि सेक्सुअल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट भी करता है और ये हाइपोगोनेडिज्म के लिए भी दी जाती है। यूज़ बाय एथलीट्स, वही बात आ गई कि एथलीट जिसको यूज़ करते हैं, कंट्रोवर्शियल होती है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बॉडी वेट को बढ़ाती है, बॉडी मास को भी बढ़ाती है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है, एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। प्रोटीन लेने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी और एक बहुत स्ट्रॉन्गनेस पावर होती है कि आप अच्छे खासे 1 से 1.5 घंटे आराम से जिम कर सकते हो, आपको पेन वगैरह का एहसास नहीं होता और आपका जो बॉडी वेट होता है वो भी गेन होता है, मसल मास गेन होता है और उसकी फॉर्मेशन भी बढ़ जाती है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन द लर्नर्स विल बी एबल टू रिव्यू द फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन, आइडेंटिफाई इफेक्ट्स ऑफ हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशंस ऑफ थायराइड हार्मोन, डिस्कस एक्शन, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स एंड कंट्राइंडिकेशंस ऑफ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, integrate the influence of thyroid and anti-thyroid drugs on the metabolism of other drugs, teach clients self-care activities related to the use of thyroid and anti-thyroid drugs। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे। बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जो कि बिहाइंड द लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। थायराइड हार्मोन एग्जिस्ट करता है 2 मेजर फॉर्म में, लीवोथायरोक्सिन जिसको हम T4 कहते हैं, ट्रायोथायरोडीन जिसको हम T3 कहते हैं। फिजियोलॉजिक इफेक्ट क्या होता है थायराइड हार्मोन का? इट इज़ लाइकली दैट ऑल सेल्स इन द बॉडी आर टारगेट फॉर थायराइड हार्मोन। ये जैसे कि तमाम के तमाम आपके सेल जो अपने अपने टारगेट पे काम कर रहे होते हैं, तो थायराइड हार्मोन भी अपने टारगेट पर काम करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, डाइवर्स करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, जैसे कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाना, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करवाना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है? ग्रोथ रिटार्डेशन ऑब्जर्व इन थायराइड डेफिशिएंसी। अगर थायराइड डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, डिले ग्रोथ जिसको हम कहेंगे। अदर इफेक्ट्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंटेड इफेक्ट्स इंक्लूड, जो डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। थायराइड स्टेट डिजीज़, थायराइड स्टेट डिजीज़ में क्या आता है आपके पास? हाइपोथायराइडिज्म, नॉन गॉइट्रस भी होता है, गॉइट्रस भी होता है। हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव डिजीज सिस्टम, थायराइड स्टोम एंड ड्रग इंड्यूस पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम होती है। वो कौन सी ड्रग्स है जिनको हाइपोथायराइडिज्म ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं? तो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होती है यहाँ पर कम, प्रिपेशन थायराइड यूएसपी 16 to 195 मिलीग्राम डेली, थायरोग्लोब्यूलिन 16 to 160 मिलीग्राम डेली, लीवोथायरोक्सिन सोडियम 0.0125 to 0.2 मिलीग्राम डेली, लायोथायरोनिन सोडियम 5 to 100 माइक्रोग्राम डेली, लायोट्रिक्स बेस्ड अपॉन नीड, जितनी पेशेंट को नीड होती है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज, अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम, अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस, अकॉर्डिंग टू द चीफ कंप्लेंट, हम ये डिसाइड करते हैं। अब हाइपरथायराइडिज्म के लिए कौन सी ड्रग्स होती हैं? थायोनामाइड्स और आयोडीन 2 कैटेगरी में आती हैं। थायोनामाइड्स में आता है मेथिमेजोल 5 to 20 पर ओरल देंगे, क्वार्टर्स आर्ली, हर 8 घंटे के बाद। इनिशियली ये देन 5 to 15 मिलीग्राम डेली भी हम इसको दे सकते हैं। कार्बेमेजोल 40 mg पर डे पर ओरल 3 से 4 हफ्तों के लिए, और उसके बाद इसको हम डिक्रीमेंट्स इनिशियली यानी कि कम कर देते हैं, 10 mg 4 से 6 हफ्तों में देते हैं ताकि डोज की मेंटेनेंस रहे, और हम इसको 5 to 10 मिलीग्राम डेली भी दे सकते हैं। प्रोपाइल थायोयूरेसिल 300 to 900 पर ओरल डेली देंगे। इन डोज को हम डिवाइड करेंगे 3 डोसेस को, तो हर 8 घंटे के बाद हम इंटरवल्स यानी कि दरमियान में दे सकते हैं। तो 100 या 150 मिलीग्राम डेली देंगे तो आपकी रोज़ाना की डोज बन जाएगी 300 to 900 पर ओरल।
आयोडाइन में आता है पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, इसका एमसीक्यूज लाजमी आता है। पर ओरल दी जाती है, पैरेंट्रल दी जाती है आईवी से, एंड 250 मिलीग्राम दी जाती है ये। उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग आयोडाइड सॉल्यूशन 0.3 ml पर ओरल, और सोडियम आयोडाइड 131। डोज डिपेंड करता है ऑन यूज़ पर कि आप उसकी कंडीशन, डिजीज़, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखकर क्या डिसाइड करते हो। नर्सिंग प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, कंसिड्रेशन होती है हमारे पास, इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ थायराइड ड्रग्स। मेन इंडिकेशन जो होती है लीवोथायरोक्सिन, थायराइड डेफिशिएंसी की वजह से लीवोथायरोक्सिन आपके पास ड्रग दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स का पैरेलल द इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा। एमसीक्यूज नंबर 2, प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड पेशेंट शुड बी केयरफुली असेस। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको हाइपोथायराइडिज्म है तो वो हमने केयरफुली असेस करना है कि कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते हैं। फिर नर्सिंग प्रायोरिटीज़ और कंसिड्रेशन, इंडिकेशन, इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, कंट्रा इंडिकेशन क्या हो सकती है। एंटी थायराइड ड्रग्स की थायोनामाइड्स प्रिंसिपल थेरेपी है जिसको हाइपरथायराइडिज्म ट्रीट करने के लिए दी जाती है। रिलायबल होती है कि माइनर और मेजर एडवर्स इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए दी जाती है। आयोडाइड यूज़ की जाती है थायराइड स्टोन में। एमसीक्यूज नंबर 3, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं इसको, जैसे अगर कोई आयोडिज्म को कोई सिम्टम अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज़ की जा सकती है। रेडियो आयोडीन थायराइड कार्सिनोमा में, या फिर अगर कोई सर्जरी हुई तो उसमें हम देते हैं, और ये कंट्रा इंडिकेटेड होती है चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में। ये एमसीक्यूज तो आपका 100 नहीं 1000% लाजमी आता है। नर्सिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, असेसमेंट, पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये थी आज की आपकी कंप्लीट पीपीटी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई तो उसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।